नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा टॉपिक है अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मेरे को मिले हैं कहीं से, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए हुए हैं क्वेश्चन पेपर। तो उसके अंदर जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी में डिसिप्लिन शब्द से बना हुआ है और यह किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन एक, लैटिन भाषा के डिसिप्लिनस शब्द से। ऑप्शन दो, लैटिन भाषा के डिसिप्लिना शब्द से। ऑप्शन तीन, उपरोक्त दोनों से। या ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी भाषा डिसिप्लिन शब्द से बना है, जिसका लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्युलस शब्द और डिसिप्लिना दोनों से ही बना हुआ है। ठीक है, तो डिसिप्युलस का अर्थ होता है विषय या विद्यार्थी और डिसिप्लिना का अर्थ होता है शिक्षण या अध्यापक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन तीन है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अध्ययन क्षेत्र की विशेषताओं में से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन एक है, अध्ययन क्षेत्र में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य है। ऑप्शन दो, अध्ययन क्षेत्रों की सामान्य शब्दावली होती है। ऑप्शन तीन, अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत की अवधारणा होती है। या ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन तीन है, अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत और अवधारणा होती है। क्योंकि अध्ययन क्षेत्र रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबका उद्देश्य एक जैसा हो। इसके अलावा इसकी सामान्य शब्दावली नहीं होती। अध्ययन क्षेत्रों की, प्रत्येक अध्ययन क्षेत्रों की एक विशिष्ट शब्दावली होती है। तो ऑप्शन तीन जो है, अध्ययन क्षेत्रों की सिद्धांत और अवधारणा होती है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक विषयों में दूसरे व्यवसायों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन एक, उनमें अपने ज्ञान और कौशल की कमी होती है। ऑप्शन दो, उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की योग्यता के प्रमाण नहीं मिलता। ऑप्शन तीन, उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन चार, उनमें अलग अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम नहीं होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि शैक्षणिक विषयों में दूसरे व्यवसायों की विशेषता जो है उनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है तीसरा, कि उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ऑप्शन एक, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ऑप्शन दो, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन तीन, इससे अध्यापक की प्रगति का पता चलता है। या ऑप्शन चार, ये सभी। तो दोस्तों, जब भी अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का बच्चे जो हैं लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का भी पता चलता है, उद्देश्य प्राप्ति करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि बच्चे की कमजोरी पता चल गई है तो उद्देश्य प्राप्ति आसानी से हो सकता है। और ऑप्शन तीन जो है, इससे अध्यापक की प्रगति का भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि अध्यापक ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया, बच्चे को समझ में आया है नहीं आया, इन सब चीज़ों का भी अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से पता चल जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन चार है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत देश में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो दोस्तों, ऑप्शन एक है इसका, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन दो, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा। ऑप्शन तीन, प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करने वाली शिक्षा। ऑप्शन चार, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा।
तो दोस्तों वर्तमान समय में आज के टाइम पे करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो किस प्रकार की शिक्षा जो है वो छात्रों के लिए लाभप्रद है। तो इसका सही ऑप्शन जो है रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा जो है भारतीय समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो रोजगार प्रदान करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन एक है इसमें, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन दो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। ऑप्शन तीन, पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकना। या ऑप्शन चार, छात्रों का मनोरंजन हो। तो बेसिकली दोस्तों विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का अर्थ ही यही होता है कि छात्रों को पर्यावरण के विषय में संपूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध कराना, ताकि उसका ज्ञान जो है पर्यावरण के विषय में वो हो जाए। तो ऑप्शन एक जो है वो हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन एक, बालकों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन दो, समाज के नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन तीन, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों के अधिकार और दायित्वों को समझना। या ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन तीन है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों के अधिकार और दायित्वों को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी होने के नाते सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सा सुझाव देना चाहेंगे। ऑप्शन एक, वर्तमान में समाज में चल रही चीज़ों को विषयों में डालना। ऑप्शन दो, लगातार प्रत्येक वर्ष सिलेबस बदलना। ऑप्शन तीन, विषय वस्तु के भार को कम करना। ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक विद्यार्थी होने के नाते हमें सामाजिक विज्ञान के विषय में बात है जो सुझाव देना चाहिए कि विषय वस्तु के भार को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार सिलेबस बदलेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगी। और हर साल सिलेबस बदलने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो नए सिलेबस को छापने का खर्चा, दूसरा कि लगातार सिलेबस चेंज होगा तो उसके अंदर नया मैटर जो है वो ज़्यादा नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो सामाजिक विज्ञान के अंदर हम डालें। इसके अलावा वर्तमान समाज में चल रही चीज़ों को अगर हम विषय में डालेंगे तो वो भी एक तरीके से सिलेबस चेंज करने वाली बात हो गई, कि हम इतनी जल्दी जल्दी लगातार सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार सामाजिक विज्ञान या समाज में हो रही घटनाएं जो हैं वो घटित होती रहती हैं। तो इस वजह से इसमें सबसे अच्छा सुझाव होगा कि एक सामाजिक विज्ञान के विषय में विद्यार्थी होने के नाते हमें विषय वस्तु के भार को कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ऑप्शन एक, 80वें संविधान संशोधन। ऑप्शन दो, 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन तीन, 91वें संविधान संशोधन। या ऑप्शन चार, 96वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है वो संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ये जो है 2002 में लागू हुआ था, 31 दिसंबर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था। तो दोस्तों अभी बता दिया मैंने वैसे, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था। ऑप्शन एक, सन 2000। ऑप्शन दो, सन 2002। ऑप्शन तीन, सन 2004। ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन दो है, सन 2002 में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम में से नहीं है। ऑप्शन एक, खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन दो, वाद विवाद और परिचर्चा। ऑप्शन तीन, वास्तविक अनुभवों से जोड़ना। ऑप्शन चार जो है वो हमारा वैज्ञानिक पद्धति को कम महत्व देना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम में से नहीं है, ऑप्शन चार जो है वो सही है, वैज्ञानिक पद्धति को कम महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10+2+3 पैटर्न कब लागू किया गया था।
ऑप्शन 1 1980, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1986 और ऑप्शन 4 सन 2000। तो दोस्तों 10+2+3 पैटर्न जो है वो 1986 में लागू हुआ था और ऑप्शन 3 सही है। जब हमारी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी, उसी में ये बात बोली गई थी कि 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए। तो तब से ही हमारा 2020 तक जो है वो हमारा पैटर्न इसी हिसाब से चलते आ रहा है, जो कि अभी 2020 में चेंज हुआ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समस्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में नहीं थी? ऑप्शन 1 सामाजिक विज्ञान की कठिन विषय वस्तु, ऑप्शन 2 अतिरिक्त संसाधनों की कमी, ऑप्शन 3 संसाधनों की अवमानना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो हमारा जो है निम्न में से कौन सी समस्या जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में नहीं थी? तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है कि सामाजिक विज्ञान की कठिन विषय वस्तु जो थी वो समस्या नहीं थी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। और इसके अलावा अतिरिक्त संसाधनों की कमी ये शुरुआत से ही रही है, और संसाधनों की अवमानना भी अध्यापकों द्वारा लगातार की जा रही है, ये भी शुरुआत से ही रही है। तो ऑप्शन 1 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में गणित शिक्षण की समस्या है। ऑप्शन 1 निराशाजनक पाठ्यचर्या, ऑप्शन 2 भय और असफलता, ऑप्शन 3 शिक्षक में तैयारी का अभाव या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वर्तमान में गणित शिक्षण की जो समस्या है वो चारों ही हैं, और सॉरी उपरोक्त तीनों ही हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। वर्तमान में गणित शिक्षण की जो समस्या है निराशाजनक भी रही है पाठ्यचर्या, ऑप्शन 2 भय और असफलता भी रही है, स्टूडेंट जो है वो भय की नज़र से देखते हैं इसको, मैथ्स को। इसके अलावा शिक्षक में तैयारी का अभाव भी रहा है। तो ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर बालकों का गणित की कौन सी विधि से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बालकों का गणित की कौन सी विधि से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? ऑप्शन 1 मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन 2 सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मूर्त का मतलब है जानना, अमूर्त का मतलब है जिसे हम नहीं जानते। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे ये विधि भी काम आ सकती है कि बच्चे जो जानते हैं उससे उसको अनजान की ओर लेके चलते हैं और उसको अनजान का ज्ञान करवाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन 2 में ये बोला गया सरल से कठिन, यानी पहले उसको कोई आसान सी चीज़ देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन चीज़ देते हैं। तो ये दोनों ही जवाब सही हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर किस विधि से गणित की शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन 1 आगमन निगमन विधि, ऑप्शन 2 मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन 3 सरल से कठिन, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों उच्चतर प्राथमिक स्तर जो है वो हमारा चौथी पांचवी कहलाता है, फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो है उच्चतर प्राथमिक स्तर होता है। तो इसमें अलग अलग वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। उसके हिसाब से हम आगमन निगमन विधि, यानी पहले हमने एग्जाम्पल दिया फिर उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, या निगमन विधि जिसके बारे में पहले हमने एक्सप्लेनेशन दी फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताया। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब है कि पहले हमने जो जानकारी है, जो बच्चे को पता है पहले से जो चीज़, फिर उसको जो नहीं पता है उसकी ओर लेके गए। ऑप्शन 3 जो है वो सरल से कठिन, पहले उसको सरल बताया फिर कठिन बताया। तो ये तीनों विधि जो है वो कामगर सिद्ध हो सकती हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। ऑप्शन 1 व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन 2 व्यावसायिक निष्ठा, ऑप्शन 3 उत्तम स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के जो व्यावसायिक गुण होते हैं ये तीनों ही हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है।
ऑप्शन 1 छात्र, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम, ऑप्शन 3 शिक्षक, ऑप्शन 4 प्रधानाध्यापक। तो दोस्तों विद्यालय की गतिविधि का जो केंद्र बिंदु होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। इसके अलावा अधिगम की गतिविधि का जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है। तो इस हिसाब से क्योंकि विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु पूछा है तो वो प्रधानाध्यापक है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना देने की सिफारिश की थी? ऑप्शन 1 कोठारी आयोग, ऑप्शन 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3 राममूर्ति आयोग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों त्रिमुखी लाभ योजना जो थी वो 1986 में लागू हुई थी, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ये पेश की गई थी। इस तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही है कि त्रिमुखी लाभ योजना देने की जो सिफारिश थी वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह मत किसका है? ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 जॉन एडवर्ड, ऑप्शन 3 प्लेटो, ऑप्शन 4 एडम्स। दोस्तों जो शिक्षक मानव जाति का कर्ता है ये जो है जॉन एडवर्ड ने बताया था। तो ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिमुखी लाभ योजना से अभिप्राय है? ऑप्शन 1 पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा, ऑप्शन 2 जीवन बीमा, मकान, वेतन भत्ता, ऑप्शन 3 पेंशन, मकान, वेतन भत्ता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्रिमुखी लाभ योजना में जो बात करी गई थी पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा की, ये अध्यापकों को मिलनी चाहिए, इसके बारे में जो है सिफारिश की गई थी। इसके अलावा जो वेतन है वो तो उन्हें मिलेगा ही। तो इन तीन चीज़ों की जो सिफारिश थी वो बेसिकली की गई थी त्रिमुखी लाभ योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं? ऑप्शन 1 मानसिक आयु, ऑप्शन 2 रुचि, ऑप्शन 3 कालानुसार आयु, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छात्रों का वर्गीकरण का जो आधार है वो उपरोक्त तीनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुशासन का महत्व है? ऑप्शन 1 कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, ऑप्शन 2 विद्यालय में सुसंबंध स्थापित करने हेतु, ऑप्शन 3 उचित विद्यालय प्रशासन हेतु, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुशासन का महत्व जो है वो कक्षा को प्रभावी भी बनाता है। अनुशासन विद्यालय का संबंध अच्छा करने में भी सहायता करता है और विद्यालय का उचित प्रशासन भी अनुशासन द्वारा चलाया जा सकता है। तो ये तीनों इसके महत्व में शामिल है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय तालिका टाइम टेबल को कहा जाता है? ऑप्शन 1 विद्यालय का दर्पण, ऑप्शन 2 अनुशासन का प्रतीक, ऑप्शन 3 दूसरा प्राचार्य, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेसिकली टाइम टेबल को विद्यालय का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि टाइम टेबल जितना अच्छा, जितना समझदारी से बनाया गया होगा, उतना ही विद्यालय जो है वो अच्छी तरीके से कार्य करेगा, उसका प्रबंधन अच्छा होगा, अध्यापक ठीक तरीके से काम करेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे, और जो बच्चे हैं उसमें पढ़ने वाले वो भी ठीक तरीके से कार्य करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 1 सही है कि टाइम टेबल को, समय तालिका को विद्यालय का दर्पण कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अनुशासन के प्रतीक की बात करें तो कुछ हद तक टाइम टेबल जो है अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन हम पूरी तरीके से टाइम टेबल को अनुशासन का प्रतीक नहीं मान सकते। ये बच्चे के ऊपर जो बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं वो भी एक तरीके से अनुशासन के प्रतीक में गिने जाते हैं। तो इस तरीके से अनुशासन का प्रतीक जो है वो टाइम टेबल नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन 1 उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन 2 कार्य केंद्रित, ऑप्शन 3 व्यवहार केंद्रित, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्कूल प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो उद्देश्य केंद्रित होती है, क्योंकि प्रबंधन का काम जो है वो ये तय करना है कि किस तरीके से कोई भी कार्य होगा, अध्यापक किस तरीके से पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा,
ठीक है, और कहाँ पढ़ाएगा। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो किस किस विधि द्वारा पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, किस तरीके से उनके बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ जो है वो स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। तो इसके पीछे जो भी नियम जो लागू करता है स्कूल प्रबंधन समिति, या जो भी ऑर्डर पास करता है, उसका एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के स्कूल प्रबंधन जो है वो नहीं चलता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन एक जो है उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन एक हमारा सही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम पे कम फोकस कर रहे हैं। तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको जो हर एक बारीकी है चैप्टर की वो पता चले। और ये हम यूनिट वाइज करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, क्लास तो हमारी ख़त्म हो गई है, थोड़ी वैसी बातें थी। तो अगर आपको अगर रियली अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।